गरीब बहू वर्सेस अमीर बहू का ब्यूटी पार्लर। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी शादी बहुत सोच समझ कर की है और तुम किसी भी परेशानी में नहीं हो, लेकिन मैं अर्जुन जी को नहीं छोड़ सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तुम मेरी बात को समझो। अगर तुमने अपनी शादी का फैसला गलत ले लिया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए किसी अमीर ज़ादे से शादी करो। शनाया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। शनाया और श्रद्धा दोनों बहनें थीं। शनाया ने अपने माता पिता की बात मानकर एक अमीर घराने में शादी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा एक गरीब घर के लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। श्रद्धा एक मंदिर में अर्जुन के साथ खड़ी होती है। अर्जुन, मैं तुम्हें भगवान को साक्षी मानकर अपना पति मानती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते हो? श्रद्धा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे तुम्हारे गरीब होने पर कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से श्रद्धा और अर्जुन दोनों शादी करके साथ रहने लगते हैं। अर्जुन का घर श्रद्धा की बहन शनाया के घर के बिल्कुल सामने था। वो एक झोपड़ी के अंदर रहते थे। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, लेकिन अचानक से अर्जुन की प्राइवेट नौकरी छूट जाती है और उनके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चलने लगती हैं। एक बहन के घर में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो दूसरी बहन अपने पति अतुल से कहती है, देखिए जी, मैंने पार्लर का कोर्स किया था और मुझे पार्लर का सारा काम आता है। मैं अपने इस पैशन को खत्म नहीं करना चाहती। क्या आप मेरे लिए पार्लर खुलवा सकते हो? अगर तुम अपना पैशन हमेशा बनाए रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद जरूर करूंगा। इस पार्लर को चलाने के लिए तो मेरे नौकर ही काफी हैं। मुझे कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अतुल ऐसा कहकर शनाया के पार्लर का काम शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में शनाया का ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें शनाया अपने लिए कुछ नौकर भी रखती है। शनाया के पार्लर में कोई नहीं जाता था। बहुत ही कम लोग उसके पार्लर में जाया करते थे, क्योंकि वो लोगों से कम काम के बहुत ज्यादा पैसे मांगा करती थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया का पार्लर देखकर श्रद्धा अपने पति अर्जुन से कहती है, सुनिए जी, मैंने और शनाया ने एक साथ पार्लर का कोर्स किया था। देखो जरा, उसने अपने घर के सामने कितना प्यारा पार्लर खोला है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी पार्लर का काम करना शुरू कर दूं। लेकिन श्रद्धा, तुम जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पार्लर का काम करवा सकूं। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? अर्जुन के ये पूछने पर श्रद्धा अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और कहती है, हमारे पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी अनमोल चीजों का बलिदान तो देना ही पड़ेगा। श्रद्धा की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। श्रद्धा अपना मंगलसूत्र बेचकर पार्लर का सामान ले आती है और अपने घर के बाहर ही बिल्कुल शनाया के पार्लर के सामने अपना एक पार्लर का टेंट लगा लेती है। हे ऊपर वाले, मैंने खुद का काम तो खोल लिया है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस मेहनत को व्यर्थ जाने मत देना। भगवान का नाम लेकर श्रद्धा अपना पार्लर चलाने लगती है। देखते ही देखते उसके पार्लर में कस्टमर आना शुरू कर देते हैं। वो कम पैसों में लोगों को अच्छा काम करके देना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शनाया के पार्लर में जो भी कोई आता उसे दोगुना पैसा भरना पड़ता। अरे ये सब क्या है? तुमने मेरा कैसा मेकअप किया है और इस मेकअप के तुम मुझसे पूरे 5,000 रुपए मांग रही हो? मैं ऐसे मेकअप के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम जैसे फटीचर लोग अपनी औकात से बढ़कर पार्लर में चले आते हो। अरे इस पार्लर की शक्ल देखो, क्या तुम इस पार्लर में आने के लायक भी हो? जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है और सपने तुम्हें महारानियों वाले चाहिए। अभी के अभी मेरे पार्लर से दफा हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे निकाल देती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके पार्लर में लोग अपना आना कम कर देते हैं और श्रद्धा के पार्लर में जाना शुरू कर देते हैं। कम पैसों में श्रद्धा लोगों को खुश कर दिया करती थी। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। तुमने तो मेरा बहुत प्यारा मेकअप किया है। तुम्हारे अंदर काम करने की बहुत अच्छी लगन है। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें इस मेकअप के पैसे के और एक्स्ट्रा टिप। करिश्मा श्रद्धा को उसकी मेहनत के पैसे भी देती है और उसे एक्स्ट्रा टिप भी देती है, जिसके बाद श्रद्धा बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब श्रद्धा की परेशानियां कम होने लगती हैं और वो एक दिन अपने पति अर्जुन से कहती है, अजी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इस छोटे से पार्लर को एक अच्छे से पार्लर में बदल दूं, ताकि हमारे पार्लर में लोगों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिले। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी पार्लर का सारा काम सिखाओगी।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। हम दोनों मिलकर इस पार्लर को अच्छे से चला सकते हैं। श्रद्धा ऐसा कहकर अपने पति को भी पार्लर का काम सिखाने लगती है। कुछ ही समय में वे दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छा खासा कमाने लगते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की बहन शनाया के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। शनाया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब तो मेरे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। अब तुम अपने इस पार्लर से ही गुजारा हमारा कर सकती हो। आप ये क्या कह रहे हो? अरे मेरा पार्लर तो चल भी नहीं रहा है, उसमें कोई कस्टमर भी नहीं आते। हम इस पार्लर के भरोसे नहीं रह सकते। लेकिन तुमने तो कहा था कि पार्लर का काम तुम्हारे लिए पैशन है और तुम अपना पैशन हमेशा बनाए रखना चाहती हो। फिर तुम्हारे पार्लर में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अरे ये क्योंकि छोड़ो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि तुमने अपने कस्टमर के साथ बहुत बदतमीजी की है। ऊपर से तुम लोगों से दोगुना पैसा लूटने की कोशिश करती हो, जिसकी वजह से कोई तुम्हारे पार्लर में नहीं आना चाहता। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अपने पार्लर को अच्छे से चला ही रही थी। वैसे मेरे पार्लर के नौकरों को तनख्वाह देने का समय आ गया है। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जरा अपनी बहन को देखो, वो कितना अच्छा पार्लर चला रही है। कहाँ तो उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और आज उनकी वो झोपड़ी एक अच्छे से बंगले में बदल गई है। ऐसा कहकर अतुल वहां से चला जाता है, जिसके बाद शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप से कहती है, ये सब मेरे ही घमंड की वजह से हुआ है। मैंने अपनी बहन से कहा था किसी अमीरजादे से शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। जैसा कि मैंने किया था, लेकिन पैसा मायने नहीं रखता। एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्यार जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अपनी गलती का पछतावा करके शनाया अपनी बहन श्रद्धा के पास जाती है और उससे उसके पार्लर में नौकरी मांगती है। श्रद्धा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम सही थी, मैं गलत। क्या तुम मुझे अपने पार्लर में नौकरी दे सकती हो? शनाया अपनी बहन श्रद्धा को अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद श्रद्धा शनाया से कहती है, अरे मेरी बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें नौकरी करने की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। श्रद्धा अपना कमाया हुआ पैसा शनाया को देती है, जिसके बाद शनाया उस पैसे को अतुल को दे देती है। देखते ही देखते अतुल फिर से अपना बिजनेस शुरू कर देता है और कुछ ही समय में उनके बुरे दिन भी चले जाते हैं। अब शनाया मन लगाकर अपने पार्लर को चलाती है, जिसके चलते उसका पार्लर भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। विधवा बहू का जादुई ढाबा। सफेद लिबास में लिपटी हुई वो विधवा, जिसका नाम धानी था, अपने 8 साल के बेटे अवधेश के साथ ढाबे पर काम कर रही थी। नन्ना अवधेश ढाबे पर बैठे लोगों को खाना दे रहा था। वहीं उसकी माँ धानी कभी सिंगड़ी पर रोटियां सेकती तो कभी चूल्हे पर चढ़ाई सब्जी को निहारती। इसी बीच उस बेबस का हाथ गरम कढ़ाई का कौर हो जाता है। माँ, मेरा हाथ। माँ, क्या हुआ? अरे आपका तो हाथ जल गया है। अरे वो लड़के, रोटी लाने गया है कि लापतागंज पहुंच गया? जाने कैसा बेढंगा ढाबा खोला है इन माँ बेटे ने। ग्राहकों के आगे खाने की थाली परोसकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अवधेश, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। ग्राहकों को देख बेटा। एकाएक सभी ग्राहक गुस्से में ढाबे से उठकर चले जाते हैं। बेचारी बेबस उनको रोकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाती है। अरे ठहर जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? धानी रोते हुए जमीन पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा सारा मेहनत जाया हो जाएगा। जिन ग्राहकों से मुझ गरीब का ढाबा चलता है, आज वो चले गए। इस खाने को बनाने में मुझ गरीब ने बड़ी लागत और श्रम निर्वाह किया था। सब कुछ बेफिजूल हो गया। अब ये सारा खाना कैसे खत्म होगा? अरे काहे चिंता करती है गोरिया? अरे हम है तो काहे का गम है? अरे इस खाने का चटकारा लगाना तो बनता है। चलो गोरिया, बिना आनाकानी के ढाबे का आधा दाम निकाल दो। देखो भूपेंद्र बाबू, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं? दाम देने का दूजा तरीका मुझे पता चला। चलो बताता हूँ मचान लगाकर। भूपेंद्र की बदसलूकी करता देखकर विधवा धानी उसे तमाचा जड़ती है। गाँव में आकर भूपेंद्र कहता है, अरे 2 कौड़ी की विधवा, तूने मुझे तमाचा मारा। अब देख इस तमाचे का अंजाम। अरे ओ दीना हरिया, तहस नहस कर दो इसके ढाबे को। भगवान से डर भूपेंद्र, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अरे इस गांव का भगवान भूपेंद्र है।
अचानक एक पुलिस की जिप्सी ढाबे के आगे रुक जाती है, जिसके भीतर से खाकी का पहरावा पहने विप्लव निकलता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ओ इंस्पेक्टर, भूपेंद्र के मसले में टांग अड़ाने की तेरी मजाल कैसे हुई? लगता है पुलिस चौकी के सारे थानेदार भूपेंद्र के खौफ से थरथराते हैं। भूपेंद्र सिंह इस गांव का भगवान है। ये गांव तेरे बाप की जागीर नहीं, समझा? अब तक तेरा पाला एक सच्चे पुलिस से नहीं पड़ा। लेकर जाओ इसे। थानेदार उन्हें लेकर चले जाते हैं और धानी कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी बाबू, आप मुझ विधवा और मेरे बेटे का रक्षक बनकर बीच में ना आते तो हम मौत का कौर हो जाते। मगर ये है कौन? ये भूपेंद्र है, इस गांव का सबसे रईस इंसान। इसके कर्ज के बोझ के तले सभी गरीबों के कंधे झुके हैं। आपके अपने कहाँ हैं? कुछ साल पहले मेरा भी खुशहाल परिवार था, तभी भूपेंद्र गांव में आया। अरे ओ शंकर बब्बन लोचन, अरे कहाँ मर गए? सभी किसान चलो जल्दी जल्दी फसल लाओ। सभी अनाज की बोरियां लाकर उसे दे देते हैं। अरे ओ लोचन, सोच में मोच लिए खड़ा है क्या? अनाज ला। मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा भाग देना तो दूर, एक दाना भी नहीं दूंगा। साल भर मौसम की मार झेलकर हम जो बोते काटते हैं वो तुम ले जाते हो। हम सभी जन बाल बच्चेदार हैं, बेहतर होगा कि तुम हमें बख्श दो। वरना क्या तू बगावत करेगा? हाँ, अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देने के लिए बगावत भी करना पड़े तो ठीक है। उस दरिंदे ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। ये सदमा मेरे सासू माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसी। मुझ विधवा बहू की उजड़ी हुई दुनिया में बस मेरा बेटा बच गया। एक एक पाई जोड़ बटोर कर मैंने इस ढाबे की नींव धरी थी, मगर उस निर्दयी भूपेंद्र ने उसे ढा दिया। मगर ये ढाबा तो तहस नहस हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? बेशक उन्होंने मेरा ढाबा ढा दिया, मगर इस विधवा बहू ने ठांडस नहीं छोड़ा। मैं अपना ढाबा फिर खड़ा करूंगी। मुझे माँ अन्नपूर्णा पर भरोसा है, वो मुझ दुखियारिन की डूबती नैया पार लगाएंगी। पुलिस वाले के चले जाने के बाद धानी अपने बेटे अवधेश के साथ मिलकर देर रात मिट्टी का चूल्हा बनाती है। थके मांदे माँ बेटे ऊँघते हुए तहस नहस ढाबे के ढेर पर ही सो जाते हैं। पौ फटने के साथ सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो वो दंग रह जाते हैं। उनका ढाबा बेहतर अवस्था में था। अरे वाह माँ, आपने तो रात भर की मेहनत से ढाबे को पहले की तरह खड़ा कर दिया। मैंने तो ढाबे के ढेर से एक ढीला भी नहीं सरकाया, फिर आखिर इस ढाबे की रौनक किसने बदली? अभी विधवा बहू ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक ढाबे पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ आ जाती है। देखो माँ, ग्राहक भी भीड़ ढाबे पर आ गई है, हमें जल्दी से खाना पकाना होगा। अभी तो कुछ भी तैयार नहीं, हम ग्राहकों के बीच क्या परोसेंगे? सिगड़ी को सुलगने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। इस चूल्हे पर बनाती हूँ। धानी झटपट से मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आंख मूंद कर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मुझ गरीब विधवा बहू की लाज रखना। कोई भी ग्राहक न ढाबे से भूखा न लौट जाए आज। जैसे ही धानी आंख खोलती है तो वो देखती है कि ढाबे की रसोई भांति भांति के खाने से भरी हुई है और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से खूब सारा खाना निकल रहा है। मैंने तो अभी चूल्हे में आज भी नहीं सुलगाई थी, फिर ये खाना? कहीं ये जादुई चूल्हा तो नहीं, या फिर कहीं मेरे ढाबे की जमीन जादुई तो नहीं हो गई? अचानक एक देवता चूल्हे की आंच से, वहीं एक देवी 56 भोगों के भीतर से और तीसरी देवी जमीन के भीतर से निकलकर उसके सामने खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर विधवा बहू अपने टखनों पर बैठकर उन्हें प्रणाम करती है। हे दोनों देवी और देवता, आप तीनों कौन हैं? धानी, मैं अग्निदेव हूँ और ये देवी अन्नपूर्णा और देवी धरा है। हम तीनों तुम्हारे ढांढस को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, इसलिए हमने तुम्हारे ढाबे को जादुई ढाबे में बदल दिया है। मैं अग्निदेव तुम्हारे चूल्हे को अपनी लौ से सदा उजागर करूंगा। धानी, मैं धरती माँ तुम्हें आशीष वचन देती हूँ कि तुम्हारे ढाबे की ये धरती फिर कभी उजाड़ नहीं पड़ेगी, बल्कि इस धरती से तुम धन्य स्त्री बन जाओ। मैं माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ढाबे को वरदान देती हूँ, धानी, कि तुम्हारे ढाबे से दाने की बारी सदा बरसती रहेगी। हे देव देवी, इस सुनहरे आशीर्वाद के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इसी के साथ देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर धानी अपने बेटे अवधेश के साथ सभी को खाना परोसती है। तभी टेबल पर बैठा एक शख्स कहता है, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या दमदार दाल मखनी बनाई है, और ये सब्जी तो सबसे स्वादिष्ट है। पेट भर गया मगर मन है कि भर ही नहीं रहा।
तो फिर एक काम कीजिए काका, थोड़ा खाना घर लेकर जाइए। हाँ, ये सही रहेगा। चल बेटा, जरा जल्दी से ढाबे की सभी वैरायटी पैक कर दे। सतवीर के साथ ढाबे पर बैठे बाकी ग्राहकगण खाना खाने के साथ उन्हें घर भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दुगना दाम भी मिलता है। और उनके जाते ही अवधेश कहता है, माँ, मैं पूछना भूल गया, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? कुछ भी हो, आपके 90 तुले हाथ की दाद देनी पड़ेगी। उसी की बदौलत तो आज पहली दफा हमको दुगना नफा हुआ है। अपने बेटे की बचकानी बातें सुनकर धानी अपने जादुई ढाबे को निहारती हुई कहती है, अब तुझे कैसे बताऊं मेरे लाल कि ये इस जादुई ढाबे का कमाल है। उस रोज से न तो कभी धानी का ढाबे का जादुई चूल्हा उदास पड़ा, न अन्न दाने की घटी पड़ी। धीरे धीरे ढाबे के खाने की खुमारी ग्राहकों में बढ़ चढ़कर होने लगी, जिसे दूर दराज के लोग भी उस विधवा बहू के ढाबे पर खाना खाते। अंत में विधवा बहू धानी ने अपने जादुई ढाबे के जरिए भूपेंद्र के अधीन हुई गांव के सभी गरीबों की जब्त जमीन अपने कमाई की बदौलत उन्हें लौटा दी। साथ ही अपने बेटे को भी उज्जवल भविष्य दिया। साथियों, धानी ने ढांढस बांधकर अपने ढाबे की नींव रखकर शून्य से शुरुआत की। फलस्वरूप आज वो शिरोमणि बन चुकी है। गरीब अनाथ बहनों का जादुई पर्स पेड़। ये कहानी है बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली 2 अनाथ बहनों पूजा और पल्लवी की, जिनका जीवन बड़ी गरीबी में गुजर रहा था। 20 बरस की पल्लवी पूजा की बड़ी बहन थी। वह महज 12 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए। गनीमत थी कि पल्लवी ने अपने माँ की देखा देखी कपड़ों की कढ़ाई बुनाई सीख ली, इसलिए उसके हाथों में सिलाई कढ़ाई की कला कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसका प्रयोग करके उसने बहुत ही कच्ची उम्र में अपनी बहन की परवरिश की। दिन का आधा पहर बीत गया, अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ये क्या, गागर में एक भी बूंद पानी नहीं बचा। इससे पहले कि सांझ ढले, जल्दी से जाकर नदी से पानी ले आती हूँ। पल्लवी गागर उठाकर पानी भरने नदी की ओर निकल पड़ती है, जहाँ कुमुद उसे देखकर कहती है, अरे पल्लवी बेटिया, बड़ी लंबी उम्र पाई है तूने। अभी कुछ पलचेन पहले तेरे ही चर्चे चल रहे थे। क्यों कुमुद काकी, मैं क्या कोई फिल्मी सितारा हूँ? अरे बेटी, तू सितारा नहीं बल्कि वो जुगनू है जो जंगल के अंधेरे को काटने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तुझ में अनमन तेरी माँ की परछाई झलकती है मुझे। अपना जीवन झोंक कर अपनी छोटी बहन को 12वीं करवाया और अब उसे कॉलेज भी भेज रही है। काकी, पूजा मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं चाहती हूँ कि वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक अफसर बने। फिक्र मत कर पल्लवी, भगवान तेरे मन की मुराद पूरी करेगा। इतने के बाद कुमुद वहाँ से चली जाती है और पल्लवी नदी के तट पर बैठकर बातें करने लगती है। जानती हो नदी, मेरी पूजा आज से कॉलेज जाने लगी है। अब वह दिन दूर नहीं जब पूजा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। गांव में बहती उस नदी से गरीब पल्लवी का बचपन से गहरा नाता था। वो हमेशा घंटों उस नदी पर बैठकर बातें करती। अरे सूरज डूब गया, मुझे घर चलना चाहिए। जैसे ही पल्लवी घर पहुंचती है तो उसकी छोटी बहन पूजा गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। अरे पूजा, यूं गुस्से में गुब्बारे जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुंह नहीं बनाऊं तो और क्या करूं मैं तो पहले से कहती आ रही हूँ कि मुझे एक पर्स दिला दो, मगर तुम्हारे पास मेरे खातिर पर्स खरीदने तक का पैसा नहीं है। इसीलिए आज कॉलेज के पहले दिन ही पर्स की कमी के कारण मेरी बेइज्जती हो गई। अब मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। ये बोलकर पूजा सो जाती है, मगर देर रात पल्लवी जागकर उसके लिए कपड़ों से पर्स सिलकर उस पर हाथों से कढ़ाई करती है। अगली सुबह, अरे पूजा, तुम जाग गई? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये प्यारा सा पर्स सिला है। मुझे नहीं चाहिए ये झोला छाप पर्स। बचपन बीत गया मगर ना तो तुमने मुझे प्याज रोटी के अलावा कुछ खिलाया, ना एक पर्स दिलाया। तुम जैसी बहनों को तो डूब मर जाना चाहिए। अपनी बहन की ये बात सुनकर पल्लवी की पलकें भीग जाती है और वह भागती हुई नदी में आकर कूद जाती है। तभी अचानक नदी की गहराई में कुछ जड़ें उसको जकड़ लेती हैं, जिसके बाद वह पर्स के पेड़ों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां नदी के बीचों बीच गहराई में कई सारे रंग बिरंगे पर्स के पेड़ लहलहा रहे होते हैं, जिसको देखकर पल्लवी हैरत अंगेज होकर कहती है, ये कैसे अजीबोगरीब पेड़ हैं जिस पर पर्स उगते हैं? क्योंकि हम जादुई पर्स के पेड़ हैं। जैसे कि मेरी डालियों पर पिंक कलर के पर्स लटके हैं, इसलिए मैं हूँ पिंकी पेड़। और मैं हूँ चमकू पेड़ और ये है हमारे साथी। कहो तुम्हें किस कलर का पर्स चाहिए? पर्स के जादुई पेड़ का ये सवाल सुनकर पल्लवी फुसफुसाते हुए बोलती है, पूजा को पिंक कलर बहुत पसंद है, मुझे ये पिंक वाला पर्स चाहिए।
पल्लवी के इतना कहते ही जादुई पिंक पर्स से लदी हुई पेड़ की डाली उसकी ओर झुक जाती है और पल्लवी एक पर्स तोड़ लेती है जो देखने में बहुत ही अनोखा होता है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई पेड़ पर्स। इस पर्स के लिए क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हो? जाओ, जाकर उस नाव में बैठ जाओ, वो तुम्हारे शब्दों को सुनकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। पल्लवी खुश मन से पर्स लेकर घर लौट आती है। उस पर्स को देखकर पूजा खुशी से उछलकर बोलती है, अरे वाह, ये पर्स तो बहुत ही प्यारा है, मगर तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए दीदी? पूजा, मुझे ये पर्स खरीदना नहीं पड़ा, बल्कि ये मुझे जादुई पर्स के पेड़ ने दिया है। जादुई पर्स के पेड़ का जिक्र सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। पर्स का पेड़, वो भी गहरी नदी के अंदर, ये कैसे मुमकिन है? हाँ पूजा, तुम्हारी बहन बिल्कुल सच बोल रही है। क्या तुम मुझे उस नदी के अंदर बसे जादुई पर्स के पेड़ के पास ले चलोगी? हाँ जरूर, हम कल वहाँ चलेंगे। अगली सुबह होते ही पल्लवी अपनी बहन के साथ नदी पर आती है और किनारे पर लगी नाव में सवार हो जाती है। सुनो नाव, हमें इस नदी में बसे जादुई पर्स के पेड़ के पास ले चलो। अचानक नाव की डंडी खुद ब खुद खेवते हुए नदी के बीचों बीच गहराई में बसे जादुई पेड़ के पास आ जाती है, जहाँ सभी पेड़ रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पर्स से लदे होते हैं। आओ आओ, हम जादुई पर्स के पेड़ के पास आओ। सचमुच ये जादुई पर्स के पेड़ तो दुनिया में 8वां अजूबा है। तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सुंदर लड़की, कहो तुम्हें कौन सा पर्स चाहिए? जादुई पर्स के पेड़ के पूछने पर पूजा बेझिझक बोलती है, इस बार मुझे अपनी बड़ी बहन के लिए पर्स चाहिए, मगर एक पर्स में बात नहीं बनेगी। मेरी दीदी बचपन से गरीबी में आग गड़ा गड़ा कर कपड़ों में कढ़ाई करती है और जी तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते। क्या तुम हमें ढेरों पर्स दे सकती हो ताकि मैं और मेरी बहन पर्स बेचकर अपने गरीब जीवन में बदलाव ला सकें? हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो मेरी डालियों पर उगे सारे चमकीले पर्स ले लो। और मुझ पर भी उगे पिंक कलर के पर्स ले जाओ, क्योंकि पिंकी है पैसे वालों की। हाँ हाँ, वैसे बाजार में पर्पल रंग के पर्स ट्रेंड में है, इसलिए मुझ पर लगे पर्स को भी ले जाओ। इसके बाद सभी पर्स के पेड़ अपने डालियों को झुका देते हैं और दोनों अनाथ बहनें सभी पर्स को तोड़ लेती हैं। शुक्रिया जादुई पर्स के पेड़, तुमने हम बेसहारा बहनों की मदद की। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि तुमने हम जादुई पेड़ों पर लगे पर्स के बोझ को घटाया है। इसके बाद दोनों अनाथ बहनें उन पर्स को लेकर बाजार में बेचने पहुंचती हैं। पर्स ले लो, पर्स, प्यारे प्यारे पर्स, सुंदर पर्स, बिल्कुल कम बजट में। बेसहारा बहनों की बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियों की भीड़ वहां घिर जाती है। अरे कितने का है एक पर्स? एक पर्स सिर्फ 50 रुपए का है। ये तो बम्पर धमाका हो गया, इतने कम बजट में इतने सुंदर पर्स, मुझे ये चारों पर्स चाहिए। इस तरह सुबह से शाम तक दोनों बहनों के सारे पर्स बिक जाते हैं और उन्हें बड़ी कमाई होती है। ऐसे ही रोजाना वो जादुई पेड़ के पास जाती हैं और खूब सारे पर्स ले आकर उन्हें बाजार में बेचती हैं। धीरे धीरे उनकी गरीबी की रेलगाड़ी रईस पने में बदलकर पटरी पर चली जाती है। एक दिन गरीब गिरधारी उनके घर पर आता है। अरे गिरधारी भैया, आप यहाँ? क्या बात है भैया, सब गनीमत तो है? नहीं, तुम्हारे भाई की हालत भिखारियों से बदहाल हो चली है। तुम तो जानती हो कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं देता। ऐसे के परिवार के पेट पालने पर आफत आ गई है, जी कर रहा है कहीं डूब धंस कर मर जाऊं। अरे भैया, अपनी बहनों के रहते आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो हमारे साथ। दोनों बहनें उसे लेकर नाव में बैठकर पर्स के जादुई पेड़ के पास आती हैं, जहाँ जादुई पेड़ पर उगी पर्स की जगमगाहट चारों ओर छिटकी हुई थी। अरे ये क्या, पेड़ पर पर्स? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? नहीं, ये खरा सच है, चाहो तो छू कर देखो। जादुई पेड़, इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनके पास कोई भी काम नहीं, इसीलिए इन्हें अपनी डालियों पर फलवंत पर्स को देकर मदद करो। क्यों नहीं पल्लवी, हम तो बने ही मनुष्यों की मदद करने को हैं। एकाएक सभी जादुई पेड़ की तनी हुई डाली झुक जाती है और गिरधारी खूब सारे पर्स तोड़कर गांव लौट आता है। गिरधारी भैया, आगे बढ़ो और इन पर्स को बेचकर अपने घर पर गिरी गरीबी को मिटाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहनों। इसके साथ पर्स के जादुई पेड़ की ये कहानी यहीं खत्म होती है। पल्लवी ने कहा, सोचा था कि कल तक जो काम के लिए लोगों के आगे हाथ पसारती थी, पर्स के जादुई पेड़ों से उनका जीवन फर्श से अर्श पर आ जाएगा और उन बेसहारा बहनों के हाथ लेने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए उठेंगे। सुषमा देवी सामने खड़ी अपनी नई नवेली बहू को देखकर बौखलाए हुए अंदाज में बोलती है, अरे नाश मरे तेरा मोनिष्का की बच्ची, माँ चट्टो और बेटी चट्ट बोलो। भला 4 घर की दूरी नहीं हमारे घर के बीच, पास में मायका और पड़ोस में ससुराल। अरे ऐसा होता है क्या?
मगर माँ, दो प्यार करने वाले शमा और परवाने को प्यार में आस पड़ोस कहाँ नजर आता है? अरे तेरी आशिकी गिरी तो मैं छुड़ाती हूँ नास पीटे। इतने बड़े हिंदुस्तान में तुझे पड़ोसन ही मिली थी प्यार करने को। अरे ये मोनिष्का तो बड़ी मीठी चोरी निकली माँ जी। अरे बड़ी बहू, तू ही बता, पड़ोस में रहने वाली कोई भी अरी गरी लड़की मेरे बेटे के गले पड़े जाएगी तो क्या सुषमा देवी की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इसको अपनी बहू। अरे भगवान, अब पछताने से क्या होगा जब पड़ोसन बन गई बहू। जो होना था सो हो गया। अब पूरे मोहल्ले के सामने लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रही हो? लव, बहू को लेकर भीतर आ जा। पूरा परिवार पड़ोसन बहू के साथ अंदर चला आता है। तभी सुषमा आंख तरेरते हुए कहती है, बता लव, तेरा इस नास पीटी पड़ोसन के साथ कब से लफड़ा चल रहा है? अपनी माँ के पूछने पर लव पूरी बात बताता है। ये कहानी है दिल्ली के प्रेम नगर के दो प्यार भरे पड़ोसी परिंदों की, जहाँ लव और मोनिष्का रहते थे। सुबह के 7 बज रहे थे। छत पर खड़ा लव मोनिष्का को देखकर जोर जोर से गुनगुनाता हुआ कहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे आज ये छत पर क्यों नहीं आई? मोनिष्का, ओ माय डार्लिंग। लव के गुनगुनाने की आवाज सुनकर मोनिष्का दूर खड़ी अपने छत से उसे देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों ऐसे अक्सर छिपते छुपाते हुए मिला जुला करते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। और इस तरह हम पड़ोसियों का प्यार शादी के मोड़ पर आ पहुंचा। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मोनिष्का को रसोई में काम करता देख गुस्से से तमतमाई उसकी जेठानी जूही कहती है, अरे ओ पड़ोसन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसोई में पांव रखने की? मेरी बुलक्कड़ जेठानी जी, आप भूल गई हैं कि अब इस रसोई घर पर इस पड़ोसन का भी पूरा हक है। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए रसोई में आपकी जरूरत नहीं। मोनिष्का की ये बात सुनकर जूही गुस्से से फुसफुसाती हुई बाहर चली जाती है। ये कल की आई पड़ोसन मुझ पर हुकूमत जमा रही है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे बड़ी बहू, तू सुबह सवेरे बड़बड़ा क्यों रही है? सुषमा के पूछने पर जूही एक की दो लगाकर लड़ाई की फूट डालती है। तभी सुषमा बोलती है, अरे ओ नास पीटी पड़ोसन, जरा यहाँ तो आ। क्या हुआ सासू माँ, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हैं? मत कह मुझे सासू माँ, मुझे तेरे इरादे अच्छी तरह से पता चल गए हैं। तू पड़ोसन इसीलिए मेरी बहू बनी है ताकि मेरी प्रॉपर्टी हथिया सके। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, जाकर मर अपने मायके में। सास बहू का शोरगुल सुनकर लव हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर कहता है, अरे ये सुबह सुबह कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है आप सभी ने? अरे मुझसे क्या पूछते हो? अपनी लड़ाकू माँ से पूछो जो दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़े बैठी हैं। अरे माँ, ये खिटपिट क्यों कर रही हो? अरे नालायक निकम्मे, इस पड़ोसन के पल्लू में क्या बंधा? माँ से सवाल जवाब करता है। बोलना ही है इस चट्टो की बेटी को बोल। बस बहुत हो गया सासू माँ। देखो जी, मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। या तो तुम सासू माँ को समझाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे तो देरी क्यों कर रही है? उठा अपना झोल झमाटा और चल दे 4 कदम। इतना सुनकर बहू अपना सूटकेस उठाकर पड़ोस में बसे अपने मायके आ पहुंचती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरे हैं। अरे मैं तो पहले ही कहती थी बेटी कि मत कर पड़ोस में प्यार, भला घर के साइड में ससुराल शोभा देता है क्या? मुझे तो पहले ही पता था कि वो भूतनी के तुझे एक दिन में ही भगा देंगे। ऐसे ही सुबह से शाम बीत जाती है, जिसके बाद लव मोनिष्का को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते सासू माँ, मोनिष्का को भेज दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मोनिष्का, मैं जानता हूँ कि तुम्हें माँ की बातें बुरी लगी हैं। माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे साथ चलो प्लीज। लव के माफी मांगने पर मोनिष्का अपने मायके से ससुराल चली आती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक शाम ननद भाभी पर भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी बेवकूफ भाभी, कपड़े धोने नहीं आते तो मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाती हो? मगर मैंने तो एकदम सफाई से तुम्हारे कपड़े धोए थे न्यासा। अगर इतनी सफाई से कपड़े धोए थे तो ये जिद्दी दाग अब तक मेरे ड्रेस पर जमे हुए हैं, कैसे हैं? अरे जितनी आसानी से छत की मुंडेर पर चढ़कर मेरे भाई से नैन मटक्के करके मेरी भाभी बन गई, वैसे ही ससुराल के फर्ज निभाना भी सीखो। न्यासा, अगर तुम्हें मेरे धुले कपड़ों में इतने ही नुस्ख निकालना आता है तो फिर अपना काम खुद करना सीखो। वैसे भी सारा दिन पलंग पर पसरी रहती हो। अपनी भाभी का बोलबाला सुनकर गुस्से से बौखलाई न्यासा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भैया भैया, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हो गया ऐसा? न्यासा क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया,
आज मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि सारे जमाने की लड़कियां मर गई थी क्या, जो तुमने इस पड़ोस में रहने वाली भूतनी को मेरी भाभी बना दिया। इसकी रोज रोज की किचकिच से मेरे कान पक गए हैं। अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। कह दो इसे चली जाए अपने मायके। अरे रुकना भी कौन चाहता है तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों के बीच में। जा रही हूँ मैं मेरे मायके। ऐसा बोलकर मोनिष्का एक बार फिर अपने मायके चली जाती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। अरे अच्छा किया मेरी बच्ची जो तू घर चली आई। अरे वो तो पहले से ही पड़ोसी के नाम पर धब्बा थे और तूने उसके बेटे से शादी कर ली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बगल वाले घर की बहू बन जाएगी और उसका ससुराल इतना पास हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बहू का सफर ससुराल और मायके के बीच उलझ कर रह जाता है। जब भी बहू की ससुराल वालों से नोकझोंक होती तो वह पड़ोस में बसे अपने मायके का फायदा उठाकर अपने घर चली आती। ऐसे ही जब एक दिन मोनिष्का अपने मायके लौट कर आती है तो उसकी माँ लीला तंगा कर कहती है, मोनिष्का तू आज फिर उठाकर मायके चली आई। आज तो पड़ोस में तेरा मायका है तो चली जाती है। और अगर यही मायका पड़ोस में ना होकर परदेश में होता तो क्या करती, कभी सोचा है। अपनी माँ की बात सुन बहू मन ही मन तोल मोल करके बिना कुछ कहे ससुराल आ जाती है, जहाँ सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। क्या हो गया बहू रानी, माँ ने मायके से मारकर भगा दिया क्या? ऐसा ही होता है माँ जी, जब एक ही पड़ोस में दो रिश्ते जुड़ जाते हैं। भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बड़ा इतराती थी ना अपने पड़ोस के मायके पर, आज उसी मायके वालों ने मजा चखा दिया। ससुराल के ताने सुनकर मोनिष्का की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। तभी गजराज गुस्से से गरजते हुए कहता है, बस करो तुम तीनों बेचारी एक अकेली बहू पर तीनों सास बहू बेटी दाना पानी लेकर चढ़ी हुई हो। तुम तीनों बहू से हमेशा लड़ झगड़ कर उसे मजबूर कर देती हो, जिस कारण बेचारी बहू के पांव उसके पड़ोस में बसे मायके तक जा पहुंचते हैं। अरे जो होना था सो हो गया, अब तो इस बेचारी को अपना लो। मैं तो तैयार हूँ, मगर मोनिष्का को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चाहे हमारे बीच कितनी भी खिटपिट क्यों ना हो, बहू को बोल दो कि वह बात बात पर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मायके ना जाए, क्योंकि सास बहू में अनबन तो होती ही रहती है और ननद भाभी में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो ही जाती है। हाँ, देवरानी जेठानी में भी थोड़ी बहुत जली भुनी हो ही जाती है। हमें माफ कर दो मोनिष्का, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भी अपने ससुराल के सारे रिश्ते समेटना चाहती हूँ। इस तरह आखिरकार अंत में बहू मायके के बगल में बसे अपने ससुराल में घुल मिल जाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब कचरे वाली की जादुई झोपड़ी। सुबह का समय होता है। लाली और धर्मेश दोनों प्लास्टिक का बोरा उठा लेते हैं और उसके अंदर इधर उधर से कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं। अरे लाली बेटी जल्दी जल्दी कूड़ा उठा ले, नहीं तो गांव के लोग आ जाएंगे और हमें कूड़ा उठाते हुए देख हमें गांव से ही निकाल देंगे। अरे अरे पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अपने मुंह पर चुन्नी लपेट लूंगी। लाली ऐसा कहकर सड़क पर से कूड़ा उठाना शुरू कर देती है। वहीं उसके पिता धर्मेश भी कूड़ा उठाते हैं। देखते ही देखते वो अपने बोरे के अंदर कई सारा प्लास्टिक और कूड़ा जमा कर लेते हैं। अरे लाली, जितना हुआ उतना ही काफी है, अब हम इसे बेच देते हैं। धर्मेश और लाली दोनों बाप बेटी मिलकर इकट्ठा किया हुआ कूड़ा एक कबाड़ी की दुकान पर ले जाते हैं, जहां वो प्लास्टिक और गत्ता अलग अलग छांट कर बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें कबाड़ी वाला 50 रुपए दे देता है। चलो अच्छा हुआ, कुछ पैसे तो मिले। अब हम इन पैसों से तुम्हारी माँ की दवाई ले आएंगे। लाली और धर्मेश दोनों एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते हैं और वापस अपने टूटे फूटे घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी केसरी को दवाइयां देते हुए कहता है, केसरी ये लो दवाई खा लो, तुम दवाई खाकर जल्दी से ठीक हो जाओगी। धर्मेश के कहने पर केसरी दवाई खा लेती है। अजी, आपके पास तो दवाई लाने के बिल्कुल पैसे भी नहीं थे, फिर आप ये दवाई कहाँ से लेकर आए हो? केसरी के ऐसा पूछते ही धर्मेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लाली कहती है, माँ, आज हमने कूड़ा बीना था, जिसके चलते हमें 50 रुपए मिले। हम उन पैसों से आपकी दवाई लेकर आए हैं माँ। ये सुनते ही केसरी रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके दरवाजे पर गांव के लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अरे बाहर निकल धर्मेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? अरे इन गंदे और दलित लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकालो। जैसे ही धर्मेश लाली के साथ बाहर आता है, गांव के सभी लोग उसे गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। आज सुबह ही गांव के एक आदमी ने तुझे और तेरी बेटी को सड़क पर कूड़ा बीनते हुए देखा है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर से निकल जा। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है।
अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरी पत्नी मर जाती। मुझे दवाइयों की सख्त जरूरत थी। एक दलित इंसान इस घर में नहीं रह सकता। अभी के अभी इस घर को छोड़कर चला जा। गांव के सभी लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं, जिसके बाद धर्मेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से वहां भटकने लगता है। तभी उसे एक कूड़े का खदान दिखाई देता है। देखो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इस कूड़े के ढेर के बीचों बीच रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर धर्मेश उस कूड़े की खदान के बीचों बीच एक झोपड़ी बना लेता है। उनकी झोपड़ी के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। धर्मेश उस कूड़े में से कुछ प्लास्टिक निकालकर कबाड़ी की दुकान में बेच देता है, जिसके चलते थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो खाने का कुछ सामान लेके आता है। लाली, लाली इसे बना ले। लाली फौरन चारों तरफ से थोड़ा बहुत साफ करती है और एक चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनने के बाद सभी लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहां पर एक गाय कूड़ा कचरा खाते खाते वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, जरा देखिए वो बेचारी गाय भूखी प्यासी कूड़ा कचरा खा रही है। हमें अपने अपने हिस्से से थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे देना। केसरी की बात मानकर धर्मेश अपने हिस्से का सारा खाना उस बेचारी गाय को दे देता है, जिसके बाद वो गाय खाना खाने के अचानक से देवी के रूप में बदल जाती है। मैं एक देवी हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारी ये झोपड़ी आज से मामूली झोपड़ी नहीं बल्कि एक जादुई झोपड़ी होगी। जो तुम इससे मांगोगे तुम्हें वो सब मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। क्या सच में अब हमारी ये झोपड़ी मामूली सी झोपड़ी नहीं बल्कि जादू झोपड़ी है? अगर मैं इससे ढेर सारा पैसा मांगूंगी तो क्या ये झोपड़ी हमें दे देगी? लाली के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर से कई सारे पैसे निकल आते हैं, जिन्हें देखकर लाली, धर्मेश और केसरी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देवी माँ का ये वरदान सच हो गया। ये झोपड़ी आज के जादू की झोपड़ी बन गई। धर्मेश पैसों से अपने लिए एक मकान बनाता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो जादुई झोपड़ी के पास जाता है। ए जादुई झोपड़ी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें ढेर सारा खाना दे दो ताकि हम उस खाने को खा सकें और गरीबों में बांट सकें। धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से ढेर सारा खाना निकलकर प्रकट हो जाता है, जिसके बाद धर्मेश उस खाने को ले जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी लाली को खिलाता है। बचा हुआ खाना वो मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोगों में बांट देता है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे। अरे तुम सदा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। आज तुमने कई गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा संसार ऐसे ही सुखी रखे। लोगों की दुआ लेकर धर्मेश वापस अपने घर आ जाता है, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस कचरे वाली जमीन को ही खरीद लूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। ऐसा सोचकर धर्मेश अपनी जादुई झोपड़ी के पास जाता है और कहता है, मुझे ये कचरे की जमीन खरीदनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या जादुई झोपड़ी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल सकते हैं? धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद धर्मेश उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे कहता है, मुखिया जी, आपने मुझे इस गांव से तो निकाल दिया, लेकिन मैं इस गांव के कचरे वाली जमीन को खरीदना चाहता हूं और उस जमीन की मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हूं। ऐसा कहकर धर्मेश ढेर सारे सोने के सिक्के मुखिया के सामने रख देता है, जिसके बाद मुखिया का मुंह बंद हो जाता है और वो तुरंत जमीन धर्मेश के नाम कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पिताजी, ये आपके हाथों में किस चीज के पेपर है? बिटिया, मेरे हाथ में ये उस जमीन के पेपर है जिस जमीन पर हमारी जादुई झोपड़ी है। आज के बाद हमारी जादुई झोपड़ी को कोई खराब नहीं कर सकता। हम जब चाहें उससे कुछ भी ले सकते हैं। ये सुनने के बाद लाली बहुत खुश होती है, जिसके बाद धर्मेश कूड़े कचरे का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है और कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके बहुत पैसा कमाता है, जिसके चलते वो बहुत अमीर हो जाता है। अब उस गांव में कोई भी कूड़ा कचरा बेचता या कूड़े कचरे का काम करता तो गांव वाले उसे बाहर नहीं निकालते, क्योंकि गांव वाले समझ जाते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ काम करने की अच्छी लगन होनी चाहिए। इंसान हर काम में अपनी तरक्की कर सकता है।